25 साल एक गौशाला को दिए। तो सर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके स्टार्टिंग इसका स्रोत कहाँ से हुआ? देखिए जी, हमारे तो घर में ही गाय पाली जाती थी। ठीक है। माता पिता, हमने तो बचपन से ही गाय अपने घर में देखी है। जी। और दूसरा कुछ हमारा परिवार में वातावरण भी ऐसा रहा, वेदों का और हिंदू धर्म का काफ़ी वो था प्रभाव, तो उससे यही सब प्रेरणा मिली और उसके बाद। और जब जीवन में ऐसा हुआ कि भाई अपना काम धंधा सब कर लिया, बच्चे इस लायक हो गए संभाल लें, तो फिर हमने कहा इतना फ्री टाइम है तो परमेश्वर ने ये अवसर दिया तो गाय की सेवा में लग जाता है। तो सर पूछना ये था कि गाय और भैंस इन दोनों के दूध में सर प्रॉफिट वाला दूध जो होता है वो गाय का ही कहलाता है। हाँ। तो सर इसके क्या कारण है? तो नहीं, भैंस के जो दूध की बात है, जी। मेन मेन तो दो फर्क हैं। एक तो भैंस के दूध में विटामिन डी नहीं होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, भैंस के दूध में विटामिन ए तो होता है, लेकिन सारे कैरोटीनॉइड्स नहीं होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो हैं उनमें 3 कैरोटीनॉइड मेन जो हैं वो आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़ीएक्सथीन, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन, ये 3 कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भैंस के दूध में नहीं होते। लेकिन गाय एक ऐसा जीव है जो उसके पास जो भी कुछ है वो सब अपने दूध में दे देती है। तो उसके ब्लड में जितने भी कैरोटीन्स हैं जो कि हरा चारा खाने से आते हैं वो सब उसके दूध में आ जाते हैं। तो इसलिए उसका आइज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। जो हमारे यहाँ देश में भैंस का दूध पीने का असर है कि भाई हम सबको चश्मा लगाना पड़ रहा है, कैटरैक्ट हो रहा है, और एक एल्डरली एज पे जाके एएमडी कहलाता है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, वो सब जो है शायद इसी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। हाँ। जैसे हर हर जानवर के दूध में कुछ अलग अलग कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हाँ, कुछ श्योर श्योर डिसएडवांटेजेस। श्योर श्योर। तो सर बफेलो के दूध में ऐसी क्या बात है जो हमारी बॉडी को डिसएडवांटेज करती है? देखिए, एक भैंस जो है इट इज़ ए वाटर बॉडी, ये पानी में रहना पसंद करती है, ये लैंड एनिमल नहीं है। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या है कि इसके स्किन में स्वेट ग्लैंड्स नहीं है। और स्वेट ग्लैंड का मतलब स्वेद ग्रंथियां जिसे आप कहते हैं। तो स्वेद ग्रंथियां ना होने से पसीना नहीं आता है इसको। और पसीना जो है वो आपके शरीर के मल को बाहर फेंकता है। समझ रहे हैं ना अभी बात को? जैसे मलमूत्र से आपका शरीर स्वच्छ होता है, उसी तरह से पसीने से भी आपका शरीर स्वच्छ होता है। तो गाय के बॉडी में स्वेट ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी वजह से जो गाय का दूध है वही स्वच्छ नहीं है, उसका मीट भी बहुत स्वच्छ माना जाता है। इसीलिए विदेशों में भारतीय गाय का मीट ही पसंद किया जाता है, क्योंकि उसको कहते हैं कि ये टॉक्सिन फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये हमारे यहाँ एक ग्रंथ है काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में ऐसा कहा है कि भैंस जो है बड़ी नियर साइटेड होती है, बहुत दूर की चीज़ उसको दिखती नहीं है। तो जब वो ज़मीन पे से घास वास खाती है तो उसमें कीड़े मकोड़े, और उसने तो वर्ड यूज़ किया सर्प, सर्प भी खा जाती है। तो उसके बॉडी में यूँ कहिए कि स्वच्छता नहीं होगी जो गाय के बॉडी में। गाय तो बड़ी चेतन है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, भूखी होगी तो बात, चाहे गंद खा रही हो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज शी एक्सरसाइजेज हर विजडम। तो इसलिए गाय जो है उसका दूध तो स्वच्छ होगा और भैंस का दूध स्वच्छ नहीं होगा। अब वो बात दूसरी है कि भाई हम पी रहे हैं, और चूँकि दूसरी बात यह है कि उसके दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, और जितना फैट कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा, और
उसको पचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकल एफर्ट इतना नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी, आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमेगा। तो वो भी, क्योंकि गाय का दूध इतना हैवी नहीं होता है और भैंस के दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको पचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो गांव वाले जो बहुत दिन भर मेहनत करते हैं वो पचा सकते हैं। आप एथलीट की तरह से दिन भर मेहनत करते रहो तो यू कैन डाइजेस्ट इट। लेकिन शहर की लाइफ में तो हम नहीं इतना एफर्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी एक भैंस के दूध का नुकसान है। सर आपने A1 और A2 मिल्क के बारे में बहुत रिसर्च करी, आपने बहुत पढ़ा इनके बारे में, तो सर इसके बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो तो और अब मैं आपको इसका। पुस्तक भेज दूंगा बेटे। वो तो शुरुआत तो न्यूजीलैंड से हुई थी। ठीक है। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड आपको शायद पता हो, हम्म, एक ऐसा देश है जहाँ की 40% फॉरेन ट्रेड जो है वो गाय पे निर्भर है, ठीक है। दूध और मिल्क, ये बीफ। तो डेयरी इंडस्ट्री है तो वो लोग नेचुरली सब तरह की गाय पालते हैं। और अमेरिकन गाय बहुत पाली जा रही हैं क्योंकि दूध बहुत देती हैं और 2-3 दांत के बाद काट के खा भी ले जाते हैं। तो न्यूजीलैंड के बॉर्डर पे कुछ आइलैंड्स हैं, दे आर समोअन आइलैंड्स। वहाँ पे आदिवासी एबोरिजिन्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वो आइलैंड्स अमेरिकन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए थे और वहाँ पे अमेरिकन नेवल बेसिस हैं। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो न्यूजीलैंड मेनलैंड में बच्चों के साथ में फैमिली शिफ्ट कर जाती हैं फॉर लाइवलीहुड। उनके बच्चों में, 1.5-2 बरस के बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1 और ऑटिज़म, 2 रोग पाए गए। तो उस पर जब रिसर्च हुई तो ये हुआ कि भाई ये रोग कहाँ से आ रहे हैं। माँ का दूध बच्चा 1.5 बरस का, 2 बरस का पी नहीं पाता है पूरा, तो उसको डेयरी का दूध पिलाना पड़ता है। तो उन्होंने जब उसको टेस्ट किया तो उनके ब्लड में, उसके यूरिन को टेस्ट किया, तो उन बच्चों में जिनको वो बीमारियां थीं उनके यूरिन में एक उन्हें प्रोटीन एलिमेंट, पेप्टाइड कहते हैं, वो मिला। और उसको उन्होंने स्टडी जब किया तो उन्हें ये पता चला कि ये तो दूध से रिलेटेड है। तो उसका नाम था बीटा केसोमॉर्फिन 7, BCM7, 7 एमिनो एसिड का वो एक पेप्टाइड था। और उसमें चूँकि मॉर्फिन फैमिली का है, बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, तो उसकी वजह से उस ब्रेन में और डायबिटीज़ के लिए उसका इफ़ेक्ट बड़ा फास्ट था। तो गवर्नमेंट वहाँ पे, फंटेरा एक कंपनी है उसके साथ ही में काम करती थी, उन लोगों ने ये कहा कि भाई इसका मतलब ये दूध से आ रहा है, चूँकि केसिन फैमिली का है। तो उन्होंने उन बच्चों को डेयरी का दूध बंद कर दिया। डेयरी का दूध बंद किया तो उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि इस डेयरी के दूध में कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने जितना उस वक्त सारा डेयरी का दूध था उसको टेस्ट किया, उस सारे में वो बीटा केसोमॉर्फिन 7 मिल रहा था। दैट वाज कॉल्ड A1 मिल्क, क्योंकि पहली बार जो टेस्ट करे थे वो A1 कहलाया। उसके बाद में फिर उन्होंने हर ब्रीड का अलग अलग दूध टेस्ट करना शुरू किया। और अलग अलग जो दूध टेस्ट करने का जो मेथड था, उसमें जो सेकेंड टाइप टेस्ट करना शुरू किया, तो उसमें जो एंशियंट ब्रीड्स ऑफ काउस, एंशियंट ब्रीड्स ऑफ काउ कहते हैं जो भारतवर्ष की, अफ्रीका की और यूरोप की गाय हैं, उनके दूध में उन्होंने पाया कि ये विषैला तत्व नहीं है और उसको A2 मिल्क कह दिया। तो वो जो है वो फिर A2 मिल्क कहलाया और वहीं से ये फिर काम शुरू हुआ। तो वो एक पुस्तक उन्होंने लिख दी थी, डेविल इन द मिल्क, और उसी से ये सब नॉलेज जो है। सर हमारे वर्ल्ड का भी प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है A1 और A2 मिल्क के बारे में। वर्ल्ड में तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में A2 ही हो जाएगा सारा, A1 बिल तो बंद हो जाएगा। और सर हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस बात को कितना मानती है और अब कितना इस मानना बारे शुरू में। कर दिया है। अब चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउस की कंजर्वेशन करनी चाहिए।
तो वो करेंगे, तो अब हो जाएगा। बारे में से बताइए, आपका मतलब आपकी लाइफ कैसे आपने मतलब एजुकेशन और जो भी सर आपका पूरा आप मेरे को बता दीजिए पूरा मेरे brief। इन मेरी शॉर्ट्स में। मेरी लाइफ बड़ी अजीब रही इन द सेंस, मेरे फादर रेलवे सर्विस में थे और बहुत आइडियलिस्ट टाइप के थे, तो उनका भी ट्रांसफ़र बड़ी जल्दी जल्दी होता था और हम कहीं भी किसी भी एक जगह 2-3 साल से ज़्यादा रहे नहीं, तो स्कूल वगैरह हमारे बड़ी जल्दी जल्दी बदलते थे और पंजाब में, वेस्ट पंजाब में रहे, सिंध में रहे, कराची में रहे, लाहौर में रहे, अमृतसर में रहे, अम्बाला में रहे। तो फर्स्ट टाइम अगर हमने कहीं पे मैक्सिमम टाइम पीरियड एक जगह काटा तो रुड़की में था। आई वेंट टू इंजीनियरिंग फॉर रुड़की IIT। 1955 में, और उसके बाद में फिर वहाँ से आई वेंट टू यूएसए फॉर ट्रेनिंग। आई वर्क इन दुर्गापुर स्टील प्लांट फॉर अबाउट 15 ईयर्स। 72 में आई लेफ्ट गवर्नमेंट सर्विस, केम टू दिल्ली। यहाँ फिर अपनी अकल से थोड़ी बहुत इंडस्ट्री वगैरह स्टार्ट करी, मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, अपना टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके। 2 बेटे हैं, वो सब इंडस्ट्री मैंने उन बच्चों को सौंप दी। अब पिछले 15-20 साल से, 25 साल से तो यही काम गो सेवा है और थोड़ा वेदों का पढ़ना पढ़ाना, बस यही करता रहता हूँ और तो कुछ नहीं। सर आपकी गौशाला में टोटल कितनी गाय हैं 700 के करीब है, और एम्प्लॉयज़ कितने होंगे सर? 25-30 अंकल। सर लास्ट क्वेश्चन है कि पूरे दिन में मतलब स्टार्टिंग का जो गौशाला में जो काम होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है गायों के लिए? भाई सुबह एक तो गाय के दिनचर्या लिए कैसा? खाना तैयार करना पड़ता है गाय के लिए 3-4 बजे एकदम। सब गाय के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है। जब गाय 2-1 घंटे में खाना वाना खा लेती है तो फिर उसका दूध निकाला जाता है, दूध निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, फिर उसके बाद में गाय को नहलाना धुलाना सफाई, फिर तो काम उसी तरह शुरू हो जाता है।